गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज फिर हम क्या करते हैं, कंपोजिट बार पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम फिर एक बार आपको रिकॉल करना चाहते हैं कि मतलब कंपोजिट बार में मतलब क्या क्या फार्मूले थे, क्या सिद्धांत था। ठीक है, तो हमने बताया था कंपोजिट बार क्या होती है, दो या दो से अधिक मतलब क्या बोलते हैं मटेरियल से मिलके क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, ये बताया था। और पहला सिद्धांत मैंने बताया था कंपोजिट बार का कि जो मतलब कंपोजिट बार होती है, ठीक है, उसकी जो लंबाई में वृद्धि या जो कमी होती है एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। अर्थात अगर दो मटेरियल हो, पहला मटेरियल जैसे यहाँ मैंने लिया स्टील है, यहाँ पे दूसरा मटेरियल ब्रास लिया है। ठीक, जो स्टील की लंबाई में वृद्धि होगी वो ब्रास की लंबाई में वृद्धि क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2। ठीक, इसी को जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो आपको प्राप्त हुआ था बाबू क्या, सिग्मा 1/E1 बराबर सिग्मा 2/E2। ठीक, तो हमने कहा था बाबू या तो ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, सवाल लगाते समय, या इसी को जब सॉल्व करते हो तो सिग्मा 1 बराबर मिलता है सिग्मा 2 इंटू E1/E2। इसको थोड़ा और हल करते हो तो सिग्मा 2 इंटू क्या हो जाता है, यम। अर्थात सिग्मा 1 बराबर आता है सिग्मा 2 इंटू यम। आप कहोगे सर यम क्या है, यम को मैंने बताया था मॉडुलर रेशियो होती है। यम क्या होती है, मॉडुलर रेशियो होती है। ठीक है, अच्छा, ये जब पहला प्रिंसिपल आप लगा लेते हो कंपोजिट बार का, उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल आपका आता है इसमें। ठीक है, कि जो टोटल लोड होता है, जैसे आपका यहाँ पे टोटल लोड कितना है, 30 किलो न्यूटन है। ठीक, जो टोटल लोड होता है, अगर मैं टोटल लोड को यहाँ पे पी से दर्शाऊँ, पी जो होता है वो जितनी आपका इसके अंदर जो मटेरियल है, जो भी बार हैं आपके कंपोजिट बार हैं, ठीक है, लगे हुए, उन पे जो फोर्स लगता है उनके समेशन के बराबर होता है। यानी स्टील पे जो लगेगा लिखा जाएगा पी स्टील, जो फोर्स लगेगा, पी का मतलब फोर्स है यहाँ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, और प्लस पी ब्रास। ऐसे कोई और मटेरियल था तो प्लस करके क्या करते हैं, हम लिखते जाते हैं। ठीक, तो इतने सिद्धांतों पर आपके सवाल सारे लगते हैं। तो आइए चलते हैं, सवाल क्या है उसको पढ़ते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्त सवाल देखते हैं क्या है। तो हमारा सवाल है, चित्र के अनुसार, जो मैंने चित्र बनाया उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चित्र के अनुसार कह रहा 500 लंबाई की दो छड़ें वर्टिकल में हैं। यानी दो छड़ें हैं, एक स्टील की है, एक क्या की है, ब्रास की है। इसकी लेंथ बता रहा है 500 mm। तो पहले हम इसको दर्शा देते हैं यहाँ से, ये हमारा है 500 mm, 500 mm की दोनों की लेंथ होगी। ठीक है, इस पर कह रहा 30 किलोमीटर का भार लटका हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं 30 किलोमीटर का भार हमने लटकाया है, तो 30 किलो न्यूटन है। तो के का मतलब बताओ 10⁻3 यानी 1000, इसलिए मैंने 30 × 10⁻3 न्यूटन लिख लिया। ठीक है, अच्छा, ये टोटल लोड है, याद रखिएगा ये टोटल लोड है, यही पी है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, स्टील की छड़ का व्यास 30 mm। स्टील की छड़ का व्यास कितना है, 30 mm। यहाँ आपको 30 mm लिखा है, ये स्टील है जिसको मैंने पहला मटेरियल माना है। तो स्टील की छड़ का व्यास कितना है, 30 mm। ठीक है, तो अगर वो स्टील की छड़ का व्यास 30 mm है, तो अगर मैं इसको मानूँ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्टील का एरिया। इसको मैं अगर A1 सब दर्शाऊँ तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि स्टील को मैंने 1 लिया है, ब्रास को दूसरा मटेरियल 2 लिया है। A1 बराबर क्या हो जाएगा, π/4 इंटू 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही बताया क्या, पीतल की छड़ का व्यास है ना, यानी पीतल और ब्रास की जो मतलब डाया है वो कितना बता रहा, 40। अब इसका अगर एरिया निकालेंगे आप, A2 आप इसे दर्शाएंगे, तो ब्रास को 2 दर्शाया, तो π/4 और आपका 40 का स्क्वायर। हमने दोनों का एरिया भी निकाल लिया, यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। ठीक, अच्छा, कह रहा दोनों छड़ों में प्रतिबल ज्ञात कीजिए। स्टील की छड़ में कितना स्ट्रेस आ रहा है और ब्रास की छड़ में कितना स्ट्रेस आ रहा है, इसी चीज़ को हमें क्या करना, फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है।
इसमें दिया हुआ है ई की वैल्यू, ये मिटा दे। अभी आपको फिर हम सिद्धांत में पढ़ाएंगे तो दिखाते पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं कि ई दिया हुआ है, ई किसका आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे ई किसका है, ये स्टील का है। किसका बाबू, स्टील का है, इसलिए E1 लिख सकते हो क्योंकि हमने स्टील को 1 से दर्शाया। ठीक है, ऐसे ही एक ई और दिया है, वो दिया 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ये किसका, ब्रास का है, इसलिए इसको E2 लिख दो। ठीक, तो यही आप चाहो तो एक चीज़ निकाल सकते हो यम बराबर, क्योंकि आपको E1 और E2 पता है। तो 1 यम बराबर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, E1/E2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁵ 1.1 × 10⁵। अच्छा, यूनिट सेम है तो कट जाएंगे, ये भी आपका इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा 2/1.1। ये मॉडुलर रेशियो है, ये क्या है, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, कंपोजिट बार का पहला प्रिंसिपल लगाएंगे। क्या था पहला आपका था क्या, कि जो छड़ की लंबाई होती है उसमें जो वृद्धि होगी या कमी होगी समान होती है, तो उसमें हमने फार्मूला प्राप्त किया था σ1 बराबर σ2 × m, या क्या होता σ1/E1 बराबर σ2/E2 करते तब भी वही आता है। अब देखो यहाँ से σ1 बराबर σ2 × यम का मान कितना बाबू, 2/1.1, ये हमें मिल चुका है। ठीक, इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हो। ये बात समझ में आ गई है। ठीक, अब क्या है हमें, अब चूंकि हमारा पहला सिद्धांत हो गया, तब दूसरे सिद्धांत पे हम चलेंगे। दूसरा सिद्धांत क्या था कंपोजिट बार का, ये था कि जो टोटल लोड होता है और जो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई जो बार्स हैं उनमें जो फोर्स लगता है उसके समेशन के बराबर होता है। यानी यहाँ पे P जो आएगा वो P स्टील और P ब्रास के समेशन के बराबर आएगा। यहाँ से अगर हम देखें, अच्छा इसी को मैंने जब सॉल्व किया था आपको, तो उसमें एक चीज़ और आया था, P को हमने लिखा था σ1 × A1 और प्लस σ2 × A2, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक, तो आपका P क्या है, 30 × 10⁵ इक्वल टू σ1, देखो आपको दिया हुआ है σ1 की वैल्यू आई है क्या, σ2 × 2/1.1। ठीक है, प्लस σ2 × अच्छा एक चीज मैंने नहीं लिखा, σ2 ये अगर σ1 का मान, देखो σ1 है σ2 × 2/1.1 इंटू, अब इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा A1, क्या आ जाएगा 5/4 × 30 का स्क्वायर, फिर प्लस साइन लगेगा अब। ठीक है, अच्छा अब σ2 देखो आपका कितना बाबू, ऐसे ही रहने देंगे हम σ2 इंटू A2, देखो हमारा क्या है π/4 40 का स्क्वायर। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू आएगी, σ2 की वैल्यू आएगी। यहाँ से आप σ2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो σ2 की वैल्यू कितनी आई हुई है यहाँ पे आएगी σ2 की वैल्यू 11.81 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अच्छा इसको आप MPa भी लिख सकते हो। एक चीज़ याद रखिएगा आज से, ठीक है, 1 MPa बराबर आपका होता है 1 न्यूटन पर mm²। तो अगर आप 1 न्यूटन पर mm² कहीं दिखाई दे तो आप 1 MPa लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ चाहो तो MPa लिखना चाहते हो तो 11.81 MPa हो जाएगा, यानी मेगा पास्कल। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू जब आपको पता चल गई, और σ2 की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रख दें, σ2 की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख दें तो σ1 का मान आ जाएगा। तो लिखा जाएगा क्या, σ2 का मान समीकरण 1 में रख दें, यानी यहाँ से σ2 का मान जब रखेंगे आप यहाँ पे 11.81, तो आपको σ1 कितना आएगा, ये आ जाएगा बाबू 21.477 MPa। क्या MPa।
आपको ये बात साथ समझ में आई होगी किस तरह से ये सवाल लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम नोटेबल आपको बताना चाहते हैं ये कि यहाँ पे देख रहे होंगे बाबू आप, मैंने क्या किया है रॉड में यहाँ पे वो जो हॉलो फार्मूला होता है वो नहीं लगाया। हॉलो फार्मूला समझ रहे हो ना, यानी एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, π/4 डी आउटर का स्क्वायर में डी आई का स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये दोनों जो रॉड हैं, ये दोनों जो रॉड हैं जो चित्र में दी गई हैं, वो दोनों रॉड आपको क्या है यहाँ पर ऊपर ऐसे फिक्स की गई है, ठीक है, और नीचे एक क्या किया गया, यहाँ से एक बीम लगा दिया गया, तब यहाँ पे लोड लगाया गया। तब भी दोनों की लंबाई में क्या होगा, जो वृद्धि होगी या कमी होगी वो बराबर ही होगी। तो इसलिए हमने अलग अलग इसका दोनों का क्या डाया दिया था, तो अलग अलग हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया निकाला है। अब बात समझ में आई। लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसे कोडिंग की होती, ऐसे होता, तो हम क्या करते, π/4 डी आउटर का स्क्वायर माने डी आई का स्क्वायर लगा के सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। ये बात समझ में आ गई होगी सर, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को लगाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगला सवाल पढ़ते हैं, उस सवाल को लगाते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल है आपका कि एक स्टील की बनी छड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। एक स्टील की बनी छड़ की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तथा व्यास कितना है आपका है, 2 सेंटीमीटर, तथा व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है यह एक ट्यूब के अंदर फिट की गई है। अब देखो सवाल वैसा बनेगा, अब क्या है, ये ट्यूब के अंदर क्या की गई है, फिट की गई है। इसको थोड़ा मिटा दें ताकि आपको हर चीज़ें मैं बताता हूँ। इसी सवाल में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं है। तो हम यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि मतलब जो मतलब ट्यूब है उसके अंदर स्टील को लगाया गया है, ठीक है। स्टील को क्या किया गया, ट्यूब के अंदर लगाया गया। तो इसका मतलब उसका जो चित्र हमें बनाना पड़ेगा, तो चित्र कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। यानी बाहर क्या होगा, वो ट्यूब होगी, बाहर क्या होगी, ट्यूब होगी। यानी अब हमें क्या करना है, ये अगर रेड कलर से हमने क्या किया, ट्यूब को दर्शा दिया, तो रेड कलर से ही पूरी ट्यूब को हमें दर्शाना है। अब देखो हैचिंग भी मैं एक ही तरफ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ऊपर आपका ऐसे ऐसे क्या है, ट्यूब बनाया गया, ठीक है। और अंदर क्या है आपका स्टील, जिसको हम हैचिंग नहीं करेंगे, स्टील को हैचिंग यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने बनाया, ये जो आपको विदाउट हैच हो रहा है, ये क्या है, ये स्टील है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है आपका, ये जिसे हम रेड कलर से ही हैच करेंगे। तो जो रेड कलर से हैच करने जा रहे हैं वो क्या है आपका, वो ट्यूब है, क्या है, ट्यूब, ठीक। अब देखिए अगर मैं इनका डायमीटर दर्शाऊं यहाँ से, यहाँ पे भी डायमीटर अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं मानूँ यहाँ पे कि जो छड़ है, ठीक है, उसको पहला नंबर अगर मान लो ये स्टील बोला जाएगा, मान लो स्टील पहला नंबर दे दिया, ट्यूब को हमने दूसरा नंबर दे दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा ये D1 बोला जाएगा, ठीक। अब ये आउटर जो आपका बन रहा है ये D2 बोला जाएगा, जो आउटर डायमीटर है, जो आउटर डायमीटर है क्या यहाँ पे है, D2, ठीक है। अब सवाल को हम पढ़ते हैं, फिर आपको बता दें। कह रहा ट्यूब का जो बाहरी व्यास है 2.5 सेंटीमीटर है, ये DO जो है 2.5 मीटर है, यहाँ 2.5 का सेंटीमीटर का है, तो उसको mm में बदल लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 10 का गुणा करेंगे 2.5 का आ जाएगा, 25 हो जाएगा,
इसलिए हमने इसको लिख दिया 25 mm। ठीक, अच्छा ऐसे ही कहा क्या, भीतरी व्यास मतलब इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कितना दिया है आप लोगों को, 2 सेंटीमीटर कह रहा है। 2 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 20 mm। क्या हो जाएगा, 20 mm। हमने यहाँ पे 20 mm लिखा। ठीक, इसका मतलब इंटरनल डायमीटर का ट्यूब का 20 mm होगा, तो उसी के अंदर तो हमारा क्या बोलते हैं, स्टील का बार लगाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टील का जो डायमीटर होगा वो भी कितना होगा, 20 mm ही होगा। ठीक, ये बात हमको समझ में आ रही होगी। दूसरी बात कह रहा है, इस समुच्चय पर यानी असेंबलिंग पर 10 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड लगा है। क्या, एक्सियल दाब लगाया गया। दाब लगाने के बाद उसे दाबा गया है ना बाबू, तो इसका मतलब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा। कैसा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा, अगर इसकी एक्सिस में दिखाऊं कि ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी एक्सिस पे यहाँ पे हमारा क्या है, ऐसे जो लोड है कितने का, 10 किलो न्यूटन का लगेगा। यानी पी जो टोटल पी हमारा यहाँ दिखाएंगे क्या होगा, 10 किलो न्यूटन। इसको बदलोगे तो 10 गुणे आपका 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, यानी 10⁻⁴ आप बोल सकते हो न्यूटन। ठीक है, जो इसको मतलब दाब रहा है, एक्सियल मतलब प्रेशर लग रहा है। एक्सियल प्रेशर कब लगेगा, दाबेगा तब ना प्रेशर लगेगा, यानी कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब उसी फोर्स को अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे पॉइंट आपको नजर आएगा, इस एक्सिस पे ये पॉइंट नजर आएगा। ठीक है, तो आप जब देखोगे एक पॉइंट पर आपको प्राप्त होगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक, अच्छा ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आगे क्या दिया है, देखो आगे दिया बाबू यहाँ पे कि ट्यूब तथा छड़ में प्रतिबल ज्ञात कीजिए और छड़ की लंबाई में परिवर्तन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ दिया है, ई की वैल्यू दिया है यहाँ, ई की वैल्यू दे रखा है। एक ई की वैल्यू दिया है कितना दिया, 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तभी मैंने बताया कि 1 न्यूटन पर mm² बराबर 1 एम्पीयर होता है, यानी ये एम्पीयर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक ई की वैल्यू और दिया है जो 2 × 10⁵ एम्पीयर। ठीक, अच्छा अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये आपका स्टील की होती है, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, स्टील को हमने पहला माना है तो E1 हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा माना मटेरियल तो E2 हो जाएगा ट्यूब वाले का। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया थोड़ा सा निकालने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एरिया। अच्छा दोनों की लंबाई दिया कितना, 30 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाइयाँ जो हमारी ये दिखाई दे रही है, दोनों की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कह रहा छड़ और ट्यूब की काट का क्षेत्रफल अगर मैं A1 A2 मानूं, क्या मानूं, A1 A2, हम आराम से अब चाहें तो बताओ नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ सीखा स्टील का अगर हमें एरिया निकालें तो ये इंटरनल डायमीटर वाला एरिया होगा, तो A1 बराबर क्या आएगा बताओ, यहाँ से कहोगे सर π/4 × 20² हो जाएगा। ठीक, जो भी है आएगा कितना आपका 314.6 mm² आएगा। ठीक, आप कहोगे सर ट्यूब का एरिया निकालो, मतलब जो हैचिंग पोर्शन उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो A2 बोला जाएगा। तो A2 कितना आ जाएगा, π/4 × 25² है ना, वो हॉलो होगा ना, π/4 × d आउटर यानी 25² माइनस 20²। ये भी हल करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हल किया गया है। ये आया है आपका 176.7 mm²। बात समझ में आ रही आपको। अच्छा अब हम क्या करते हैं, सिद्धांत लगाते हैं। तो जो आपका कंपोजिट बार का पहला सिद्धांत है कि अगर किसी छड़ पर, ठीक है, जो कंपोजिट बार है तो उस पर अगर आप टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो समान होती है। तो इसकी वजह से पहला सिद्धांत में जब लगेगा तो वो आता फार्मूला क्या है आपका, यहाँ से σ1/2
E1 बराबर सिग्मा 2 बट्टे E2, या यही फार्मूला आपको मैंने बताया था, होता क्या सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 इंटू एम। ठीक, तो यहाँ से रख देते हैं सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 इंटू एम, एम मतलब E1 बट्टे E2। E1 कितना है आपका, 2 पूरे 10⁵ और बट्टे E2 है आपका 0.8 इंटू 10⁵। ये हल करेंगे, सिग्मा 1 आपको आ जाएगा सिग्मा 2 इंटू 2 बट्टे 0.8, ये हमने प्राप्त कर लिया। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। ये पहला सिद्धांत हमारा यहाँ पे लग चुका है, बात समझ में आई आपको। ठीक, अब इसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या होता है आपका कंपोजिट वाले का। दूसरा सिद्धांत होता है बाबू जो टोटल लोड होता है, टोटल जो लोड होता है। ठीक है, ये तो मिटा देता आपको देखेगा। टोटल जो लोड होता है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो आपका ट्यूब के अंदर लगेगा और जो स्टील के अंदर लगेगा लोड, उसके समेशन के बराबर होगा, यानी P1 प्लस P2 आप लिख सकते हो। ठीक, ये होगा। या इसी को जब आप सॉल्व करते हो तो आता है सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2, ये होता है। तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसके हमारा काम चल जाएगा। P का मान कितना देगा, 10⁴ बराबर सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 इंटू 2 बट्टे 0.8, ये है इंटू। अब देखो सिग्मा A1 का एरिया कितना था, A1 का एरिया देखो 314.6, ठीक, धन सिग्मा 2 इंटू A2 का एरिया कितना बाबू 176.7। ठीक, तो यहाँ से अगर आप हल करेंगे तो सिग्मा 2 की वैल्यू आएगी, और वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा 2 की, वो आएगी 10.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी आपका MPa लिख सकते हो। ठीक है, इसी सिग्मा 2 की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दिया जाएगा तो सिग्मा 1 का मान आ जाएगा। तो सिग्मा 1 का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ पर रखिए और 2 बट्टे 0.8 लीजिए, तो आएगा आपका 25.97 MPa। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें स्ट्रेस निकाला। ठीक, इसी में क्वेश्चन और किया है कि संयुक्त छड़ की लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, उस चीज़ को बताइए। ठीक है, तो ये आ गया होगा, इसको हम ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको बाद में बता देते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर से मिटा देते हैं। तो देखो अब होता क्या है, क्योंकि दोनों की लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो समान होगा, दोनों की लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो समान होगा, तो आप दोनों में से किसी को ले सकते हो। ठीक, तो वो कैसे लोगे, देखो ध्यान से। आप जानते हो स्ट्रेन जो होता है E इंटू स्ट्रेन के बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेन के बराबर होता है। यहाँ से अगर आप निकालते हो डेल्टा L, देखो इसी में अगर E बराबर निकालोगे क्या मिलेगा, सिग्मा बट्टे कैपिटल E बराबर होता है डेल्टा L अपान L, बराबर हो जाएगा सिग्मा बट्टे E, यानी डेल्टा L बराबर होगा क्या, सिग्मा इंटू L अपान। तो जो लंबाई में परिवर्तन होता है हमें इस फार्मूले से निकालना है। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, या आपको मैंने बता भी दिया तो आप याद रखो क्या होगा आपका, वो ये पिछले लो। तो यानी यहाँ से अगर डेल्टा L हमें चाहिए, दोनों परिवर्तन कितना हुआ, तो आप क्या करिए सिग्मा 1 बट्टे E1 कर लीजिए इंटू L, जो लंबाई है उसकी। तो सिग्मा 1 कितना आया था, देखो 25.97 बट्टे E1 कितना आया था, 2 गुणे 10⁵ इंटू L कितना है 3
300 तो हल करेंगे बाबू तो आएगा आपका 0.0389 mm। इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं संयुक्त छड़ की लंबाई में जो परिवर्तन होगा हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले मतलब क्या तीसरे लेक्चर में कंपोजिट बार का और